क्या एक आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ जिनसी ताल्लुक रख सकता है? क्या एक औरत किसी दूसरी औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस कायम कर सकती है? क्या सेम जेंडर्स आपस में शादी कर सकते हैं? क्या मेल और फीमेल के अलावा कोई और जेंडर भी मौजूद है? क्या जेंडर सिर्फ बायोलॉजिकल है या फिर ये एक सोशल आइडेंटिटी है? इन सब के बारे में इस्लाम क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, बाकी जो मज़ाहिब है, जो रिलीजन्स है, वो इसके बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में इन बहुत ही क्रिटिकल सवालों का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ना, उसमें मैं दो टर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा, लिहाजा उनके बारे में पहले क्लैरिटी दे देता हूं। पहली टर्म है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब है एक ऐसा जिनसी रुझान यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसमें किसी शख्स को रोमांटिक या जिस्मानी तौर पर अपनी ही जिन्स यानी सेम सेक्स के लोगों की तरफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि एक मर्द दूसरे मर्द की तरफ जज्बाती या सेक्सुअल रुझान रखता है। इसी तरह एक औरत दूसरी औरत की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है। आसान अल्फाज में होमोसेक्सुअलिटी का मतलब यह होता है कि जब किसी एक जेंडर के शख्स को अपनी ही जेंडर के शख्स से प्यार हो जाए या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाए, वो उसकी तरफ जिनसी तौर पर खिंचा चला जाए। और जो दूसरी टर्म है वो है हेट्रोसेक्सुअलिटी। ये एक नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जिसमें एक मर्द औरत की तरफ और औरत मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में हेट्रोसेक्सुअल हैं। होमोसेक्सुअलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आजकल मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गे, लेस्बियन या फिर क्वेयर। गे आमतौर पर उस मर्द को कहा जाता है जो किसी दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्टेड हो। लेस्बियन उस औरत को कहा जाता है जो किसी दूसरी औरत की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस करे। क्वेयर एक ब्रॉड टर्म है जो ऐसे लोगों के लिए यूज होती है जो ना तो हेट्रोसेक्सुअल हो और ना ही अपनी पैदाइशी यानी कि बायोलॉजिकल जेंडर को एक्सेप्ट करते हो। और फिर आती है एक और मशहूर ज़माना टर्म जो कि है LGBTQ। ये एक एक्रोनिम है जो कुछ टर्म्स का मजमुआ है। L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q फॉर क्वेयर। ये जो लफ्ज है ना LGBTQ, ये किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि ये पूरी कम्युनिटी को जाहिर करता है जो मुख्तलिफ जिनसियाती और जिन्स के हवाले से मुख्तलिफ पहचान रखते हैं। एक और चीज मैं आपको वाजे कर दूं कि लोग अक्सर ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स की टर्म को ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनकी पैदाइशी जिन्स यानी कि बायोलॉजिकल सेक्स वाजे होती है, या तो वो मर्द पैदा होते हैं या फिर औरत, लेकिन वक्त के साथ वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को अपनी बायोलॉजिकल सेक्स से मुख्तलिफ महसूस करते हैं और उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। इंटरसेक्स दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पर ना तो मेल होते हैं ना तो फीमेल, यानी उनमें पैदाइशी तौर पर क्रोमोसोमल इम्बैलेंस होने की वजह से जो उनका जेनिटेलिया है ना, जो उनके सेक्सुअल आज़ा हैं, वो सही तरीके से डेवलप ही नहीं होते। इसीलिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि वो मर्द हैं या औरत। याद रखें, इंटरसेक्स एक मेडिकल कंडीशन है और इसका जेंडर आइडेंटिटी से कोई ताल्लुक नहीं। आज का जो वेस्ट है ना, जैसे कि USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये होमोसेक्सुअलिटी को सिर्फ एक मूवमेंट नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स का इशू समझता है। इसीलिए वहां सेम सेक्स मैरिजेस सिर्फ लीगली नहीं बल्कि इन लोगों को स्टेट प्रोटेक्शन और लीगल राइट्स भी हासिल हैं। होमोसेक्सुअल कपल्स को अडॉप्शन राइट्स मिल चुके हैं। अब वो लोग बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं और इन फैमिलीज को एज नॉर्मल फैमिली यूनिट्स प्रमोट किया जाता है। वहां की एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज इतनी तगड़ी हैं जो ये कहती हैं कि अगर आपने किसी शख्स को उसकी सेक्स की वजह से, उसकी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से नौकरी ना दी तो ये कानूनन जुर्म है। वेस्ट ने LGBTQ को लेकर सिर्फ लॉज नहीं बदली बल्कि उसने अपने तालीमी निज़ाम में भी इसका एडिशन कर दिया। KG के लेवल से ही बच्चों को LGBTQ के बारे में बताया जा रहा है। टेक्स्ट बुक्स में 2 मॉम्स और 2 डैड्स जैसे फैमिली मॉडल्स आम हो गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपना जेंडर बदलना चाहता है तो कई स्कूल सिस्टम में पेरेंट्स को बताए बगैर उसे सपोर्ट भी किया जाता है। LGBTQ की इस मूवमेंट को मीडिया ने भी भरपूर सपोर्ट किया है। हर नेटफ्लिक्स सीरीज, हॉलीवुड मूवी, कार्टून और एडवर्टाइजमेंट में LGBTQ कैरेक्टर्स शामिल करना मैंडेटरी हो गया है। हर साल प्राइड मंथ जून में दुनिया के बड़े ब्रांड्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, एप्पल, गूगल, फेसबुक वगैरह रेनबो कलर्स में अपने लोगोज बदल लेते हैं ताकि होमोसेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट किया जा सके। आज के दौर में अगर कोई एक्टर, प्रोफेसर या पब्लिक फिगर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कुछ बुरा कह दे या कोई नेगेटिव व्यूज रखे तो उसका करियर दांव पे लग जाता है। और अम्यूजिंग बात यह है कि ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि रिलीजन यानी कि मजहब को भी रीफ्रेम किया जा रहा है। कुछ लिबरल चर्चेस ने गे मैरिजेस भी परफॉर्म करना शुरू कर दिए और अब तो ऐसे प्रोग्रेसिव इमाम्स और इंक्लूसिव मसाजिद भी सामने आ रही हैं जो LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये होमोसेक्सुअलिटी और LGBTQ है क्या, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे इस्लाम के नजरिए से। और इसमें हमारा साथ देगा स्कॉट कूगल, जिसने एक अजीबोगरीब सी किताब लिखी है, होमोसेक्सुअलिटी इन इस्लाम।
अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि सारे मुसलमान जानते हैं कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी सख्त तरीके से मना है, लेकिन इसके बावजूद स्कॉट का यह आर्गुमेंट है कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी अलाउड है। आज इसी वीडियो के जरिए स्कॉट के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां ना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि स्कॉट का आर्गुमेंट अगर आपने आधा अधूरा सुना और एंड में इस्लाम क्या कहता है और मेरा वर्डिक्ट क्या है, अगर उसको सुने बगैर आपने वीडियो को बीच में ही टर्मिनेट कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया, तो आप नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों को समझे बगैर ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। लिहाजा डू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट मिनट। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉट कूगल अपनी इस किताब में होमोसेक्सुअलिटी को एक सोशल चैलेंज नहीं बल्कि एक डाइवर्स ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट करता है। उसके मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटीज को होमोसेक्सुअल ग्रुप्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे किसी कौम, जुबान या रेस के इख्तलाफ को एक्सेप्ट किया जाता है। अपने इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए वो कुरान शरीफ से सूरह हुजरात का एक हवाला देता है। यह है चैप्टर 49 वर्स नंबर 13। ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कबीले और उम्मतें बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इसको कोट करते हुए गूगल एक्सप्लेन करता है कि हम में डाइवर्सिटी इसलिए मौजूद है ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें, और इसी चीज को वो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेट करता है कि वो एक डाइवर्स ग्रुप है, उसकी अपनी एक पहचान है और उन्हें एक डाइवर्स एक अलग ग्रुप की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। स्कॉट कूगल का कहना है कि मुसलमानों का एक मसला यह है कि वो अक्सर जो अलग मजहबी रिवायात होती हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं, उनको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं। इनफैक्ट वो ये कहता है कि कभी कभार मुसलमान दूसरी कम्युनिटीज को लेकर, अलग अलग मजाहिब को लेकर वायलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। स्कॉट ने अपनी इस किताब में एक मोरक्कन लड़के के केस का जिक्र किया है जो यूएसए में असाइलम सीख कर रहा था क्योंकि उसके डर था कि उसके खिलाफ होमोसेक्सुअलिटी के तहत एक्शन हो जाएगा। उसको अपने मुल्क में होमोफोबिया का सामना था। होमोफोबिया दोस्तों एक समाजी रवैया है, एक सोशल बिहेवियर है जिसमें लोग हमजिन्स परस्त यानी कि होमोसेक्सुअल लोगों से नफरत करते हैं, उनके खिलाफ तासुब रखते हैं, हेट्रेड रखते हैं, और ये नफरत अक्सर औकात वायलेंस में बदल जाती है। स्कॉट लिखता है कि जब उसके सामने ये केस आया तो उसने ये रियलाइज किया कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटीज में लोगों की सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर नाइंसाफी होती है। इस केस के जरिए उसने एलजीबीटीक्यू मुस्लिम्स की स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया है। वो लिखता है कि ऐसे लोग अपनी सारी जिंदगी ट्रॉमा में गुजारते हैं। ये लोग जब अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अपनी इस्लामिक टीचिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से बताया जाता है कि हम जिन्स परस्ती यानी कि होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा गुनाह है, और वो इसी गिल्ट और डिप्रेशन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इसके साथ साथ उन्हें सोशली बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ना सिर्फ रिश्तेदार बल्कि उनके माँ बाप भी उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार हो जाते हैं। इसीलिए वो ममालिक जहां पर इस्लाम एक डोमिनेंट रिलीजन है वहां पर होमोसेक्सुअल कम्युनिटी मार्जिनलाइज हो जाती है, आइसोलेशन का शिकार हो जाती है। गूगल का यह आर्गुमेंट है कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटीज में रिफॉर्म्स की जरूरत है। यहां पर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखता है। वो कहता है कि अगर कोई शख्स हमजिन्स परस्त है ना, यानी कि होमोसेक्सुअल है, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो फितरतन पैदा ही ऐसे हुआ है। उसको नेचर ने, कुदरत ने, खुदा ने होमोसेक्सुअल बना के इस दुनिया में भेजा है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट है जिसको समझना जरूरी है। इस पॉइंट को समझाने के लिए वो दो थ्योरीज का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहला है एसेंशियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके मुताबिक किसी भी शख्स का जिनसी रुझान यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जेंडर आइडेंटिटी उसकी फितरत का हिस्सा होती है। ये चीजें इन्नेट हैं, फितरी हैं। इंसान की रूह उसके जिस्म का हिस्सा है, लिहाजा इससे इंसान अलग नहीं हो सकता। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए वो अपनी इस किताब में ये चीज लिखता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम एंड सेक्सुअलिटी द एसेंशियलिस्ट व्यू माइट आर्ग्यू दैट सेम सेक्स अट्रैक्शन इज अ नेचुरल डिस्पोजिशन गिवन बाय गॉड। यानी कि अगर कोई मर्द मर्द की तरफ अट्रैक्टेड है या औरत औरत की तरफ अट्रैक्टेड है तो ये क्वालिटी उसको खुदा ने दी है, थस इम्प्लाइंग दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन। लिहाजा क्योंकि होमोसेक्सुअल भी खुदा की तख्लीक है, देयरफॉर उसे और उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यानी उसके मुताबिक ये एक नेचुरल फीलिंग है कि खुदा की क्रिएशन का हिस्सा है कि वो मर्द मर्द की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। लिहाजा इस अमल को गुनाह समझने की बजाय खुदा की क्रिएशन समझकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ है कंस्ट्रक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी पैदाइशी या फितरी चीजें नहीं होती, बल्कि ये सोसाइटी और कल्चर के जरिए इंसान की सेक्सुअल आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी हर माशरे, कल्चर और हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में जेंडर और सेक्सुअलिटी को समझने का तरीका मुख्तलिफ होता है। ये हमारे सोशल नॉर्म्स, पावर स्ट्रक्चर्स और लैंग्वेज के जरिए इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्हीं थ्योरीज की बेसिस पर स्कॉट अपने आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्ट करता है और लिखता है कि इस्लाम में जो होमोफोबिया है ना, वो दरअसल कल्चर और पॉलिटिक्स का नतीजा है।
वो तो यहां तक लिखता है कि कुरान ने होमोसेक्सुअलिटी को लेकर डायरेक्ट कुछ भी बयान नहीं किया, बल्कि लोगों ने उसकी इंटरप्रिटेशन में गलतियां की हैं। उसके मुताबिक कुरान का जो मेन आइडिया है ना, वो उन लोगों के लिए है जो जमीन पर दबे हुए हैं, यानी ओप्रेस्ड हैं, जिन लोगों के ऊपर जुल्म किया गया है। स्कॉट का इस पूरी किताब में आर्गुमेंट है ही ये कि अगर आपने इस्लाम का रियल रास्ता चुनना है ना, तो वो रास्ता इंसाफ का है, लोगों के दरमियान मोहब्बत बांटने का है, तो चाहे वो शख्स हेट्रोसेक्सुअल हो या फिर होमोसेक्सुअल। कौम लूत के किस्से को बयान करने के लिए गूगल ने सूरह हूद की एक आयत 78 को कोट किया है। यह है चैप्टर 11 वर्स 78। और उनके पास उनकी कौम दौड़ती हुई आई और वो लोग पहले ही से बुरे कामों के आदी थे। लूत ने फरमाया, ए मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, तो अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रुस्वा ना करो। सूरह हूद की इस आयत का सहारा लेते हुए स्कॉट कूगल इस बात का जिक्र करता है कि कौम लूत के गुनाहों में कहीं भी ये शामिल नहीं है कि वो होमोसेक्सुअल थे। उनके गुनाहों में औरतों के साथ ज्यादती यानी कि रेप, मेहमानों के साथ जुल्म और हजरत लूत को परेशान करना है, जिसके बारे में कुरान ने उन्हें वॉर्न किया। अब यहां पर मुझे पता है बहुत से लोग तिलमिलाहट का शिकार हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। आगे मैं इस बात को मजीद एक्सप्लेन करूंगा और कुरान का सही रेफरेंस दूंगा। इस आर्गुमेंट को लेकर स्कॉट कूगल अपनी इस किताब में लिखता है कि कौम लूत का असल मसला होमोसेक्सुअलिटी नहीं था, बल्कि मेहमानों के साथ उनका सलूक था, और उनके ऊपर जो अजाब आया वो दरअसल औरतों के साथ जो वो ज्यादती किया करते थे उसकी वजह से आया। इसका सेम सेक्स रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर वो एक टेक्निकल बात करता है और लिखता है कि इस्लाम के जो हिस्टोरिकली मुफस्सिरीन रहे ना, उन्होंने कौम लूत के वाक़े को होमोसेक्सुअलिटी का रंग दे दिया, जो गलत है। वो लिखता है कि कुरानिक लफ्ज़ों और ग्रामर की डिटेल में जाएं तो होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र कहीं भी नहीं। अगर हदीस के हवाले से बात करें तो स्कॉट कूगल लिखता है कि अहादीस का असल मकसद ये था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बातें थीं उन्हें सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग और चेन ऑफ नरेशन में कई मसाइल हैं। बहुत सी अहादीस गैर यकीनी रिवायात से आती हैं और कुछ की चेन ऑफ रेफरेंस और नरेशन बहुत वीक है। वो लिखता है कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो अहादीस हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, अनरिलायबल हैं और कल्चरल बायस से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से देयर ऑथेंटिसिटी कम्स इनटू क्वेश्चन। स्कॉट का ये आर्गुमेंट है कि ये जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट थे ना, असल मसला इनका है, ये मिसोजिनिस्टिक थे, ये होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ थे, लिहाजा इन्होंने इस्लाम के पूरे नैरेटिव को होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ कर दिया। इस किताब में उसने एक और दावा किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एफेमिनेट लोगों को बर्दाश्त किया। एफेमिनेट दोस्तों वो मर्द होते हैं जिनके अंदर जनाना ट्रेट्स होते हैं। आपने शायद अपनी फैमिली के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसे मर्द देखे होंगे जिनके अंदर जनानगी होती है। होते वो पक्के मर्द ही हैं, लेकिन उनके बात करने का स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज औरतों जैसी होती है। वो लिखता है कि चूंकि हुजूर पाक ने एफेमिनेट लोगों को बर्दाश्त किया, लिहाजा इस्लाम में जेंडर फ्लूइडिटी है, होमोसेक्सुअलिटी मना नहीं है। वो मजीद लिखता है कि होमोसेक्सुअलिटी का जो मसला है उसको इज्तिहाद के जरिए, इंडिपेंडेंट रीजनिंग के जरिए हल होना चाहिए। उसका ये आर्गुमेंट है कि जहां क्लासिकल फिक ने सेम सेक्स मैरिज को प्रोहिबिट किया है, मना किया है, वहां मॉडर्न इज्तिहाद के जरिए हमें इसे ना सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहिए बल्कि तजदीद के जरिए ऐसे लोगों को गाइडलाइन भी देनी चाहिए। वो ये भी लिखता है कि इस्लामी तारीख का अगर हम जायजा लें तो इंटरसेक्स लोग, जिन्हें हम आम जबान में हिजड़ा कहते हैं, उनका वजूद रहा है। ये लोग किसी जमाने में कोर्ट्स में काम करते थे, स्पिरिचुअल रोल्स में थे, और उनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी किया और इज्जत भी दी। तो जब सोसाइटी ने इन इंटरसेक्स लोगों को एक्सेप्ट कर लिया तो होमोसेक्सुअल्स को क्यों नहीं। सो दोस्तों, अगर इस पूरी किताब होमोसेक्सुअलिटी इन इस्लाम का मुझे आपको बॉटम लाइन बताना हो वो ये कि स्कॉट के मुताबिक इस्लाम में जेंडर डाइवर्सिटी की जगह है। इस्लाम को बाइनरी जेंडर्स यानी कि मेल और फीमेल से निकलकर बाकी जेंडर्स को भी एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। उसके मुताबिक होमोसेक्सुअलिटी एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक फितरी चीज है, लिहाजा ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज करने की बजाय उन्हें सोसाइटी में इंक्लूसिविटी मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। नेचुरल फिनोमेना यानी फितरत को लेकर वो अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए सूरह रोम का रेफरेंस देता है। ये है जी चैप्टर 30 वर्स 30। तो तुम एक तरफ होकर खुदा के रस्ते पर सीधा मुंह किए चले जाओ और खुदा की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो। खुदा की बनाई हुई फितरत में तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता। सो ये था स्कॉट कूगल का आर्गुमेंट और नैरेटिव। मैंने दोस्तों हमेशा आपको ये बात सिखाई है ना कि किसी भी मामले को समझने के लिए आपको नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों को समझना जरूरी है। लिहाजा इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जहन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला ये कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट है ये कब और कहां से आया।
पहले तो इसका जवाब जान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट असल में 19th सेंचुरी के दौरान वेस्टर्न यूरोप से आया। इससे पहले भी हिस्ट्री में सेम सेक्स डिजायर्स हर जमाने में मौजूद थी, लेकिन उसे कभी एक अलग पहचान या शनाख्त के तौर पर डिफाइन नहीं किया गया था। 19th सेंचुरी में जब फिजिशियंस और सोशल साइंटिस्ट ने नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो उस वक्त साइकोलॉजिकल और मेडिकल थ्योरीज के अकॉर्डिंग होमोसेक्सुअल लोगों को भी आइडेंटिटी देने के बारे में सोचा गया। ये थ्योरीज एक नए सब्जेक्ट की बेसिस बनी, जो कि है सेक्सोलॉजी। सेक्सोलॉजी में सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल आइडेंटिटी को समझा जाता है। इससे एसोसिएटेड जो भी मसाइल होते हैं, इनके बारे में बातचीत की जाती है। उस वक्त के साइंटिस्ट ने होमोसेक्सुअलिटी पर तहकीक की और इसका इमोशनल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर से लिंक बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास कामयाब नहीं रहे, जिसकी वजह से उनकी थ्योरीज बहुत जल्द आउटडेटेड हो गई। लेकिन उनकी इस एफर्ट ने, इन थ्योरीज ने एक काम जरूर किया। ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी, ये जो होमोसेक्सुअल लोग थे जो कि माइनॉरिटी में थे, इनके राइट्स के बारे में लोगों ने बातचीत करनी शुरू की। इसका नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट ने इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू किया और आज देखें तो ये मूवमेंट अपने भरपूर पीक पर है। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि ये जो लेस्बियंस होते हैं, गेज होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ये ऐसे क्यों होते हैं? आखिर ये क्या फिनोमेना है? कैन इट बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली? क्लिनिकल साइकोलॉजी ने जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को जेंडर डिस्फोरिया से कनेक्ट किया है। जेंडर डिस्फोरिया बुक बडीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग अपनी बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी को लेकर शदीद कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। यानी कि कोई शख्स बायोलॉजिकली तो मेल है, उसका मेल जेनिटेलिया भी है, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स एक औरत की है। जेंडर डिस्फोरिया के बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी। पहला है प्रीनेटल हार्मोन एक्सपोजर, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे का सेक्स डिसाइड करने में। जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है, उस वक्त टेस्टोस्टेरोन की एब्सेंस के प्रेजेंस बहुत हद तक ये डिटरमिन करती है कि उसके अंदर मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और अगर यहाँ पे कोई डिस्क्रेपेंसी मौजूद हो तो फिर जेंडर डिस्फोरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर है न्यूरोबायोलॉजिकल डिफरेंसेस। जेंडर डिस्फोरिया के लोगों में अक्सर ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में डिफरेंस मिलता है, और सिर्फ ब्रेन ही नहीं बल्कि उनका न्यूरो एंडोक्रीन सिस्टम भी नॉर्मल लोगों से मुख्तलिफ होता है। अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। अगर पेरेंट्स का बिहेवियर एक बच्चे से स्ट्रिक्ट है तो अक्सर औकात वो ऑपोजिट जेंडर से आइडेंटिफाई करने लगता है। मैंने आपको बताया था कि फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी है ना, उसके मुताबिक बचपन में माँ बाप का जैसा रवैया होता है अपने बच्चों के साथ, वो बहुत हद तक उसकी जेंडर के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर माँ बाप का रवैया ज़्यादा डोमिनेंट हो, इमोशनली डिस्टेंट हो, या बच्चा उनसे किसी वजह से इमोशनली तौर पर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो, तो बच्चा कभी कभी ऑपोजिट सेक्स वाले पेरेंट से ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगता है। यहाँ पर एक $1 मिलियन सवाल ये बनता है कि अगर ये सब कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इंसान की फितरत के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर आखिर उसमें उस शख्स का क्या कसूर जो खुद होमोसेक्सुअल है? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ कर जा रहा हूँ, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं इस्लाम की तरफ। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक इस्लाम में सिर्फ 2 सेक्सेस का ही जिक्र है, जिसमें एक है मेल और दूसरी फीमेल। अगर ऐसा है तो इंटरसेक्स लोगों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? क्या इस्लाम उन्हें रिकग्नाइज नहीं करता? इसका जवाब है नो। इस्लामी फिक और तालीमात के मुताबिक इंटरसेक्स लोग, जिन्हें खुनसा भी कहा जाता है, इस्लाम उन्हें ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है बल्कि उनके राइट्स की भी बात करता है। खुनसा इज अ पर्सन ऑफ इंटरमीडिएट सेक्स। हिस्टोरिकली इन्हें अंग्रेजी में हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनके एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल यानी दोनों के दरमियान होते हैं, उनमें एम्बिग्युइटी होती है, कंफ्यूजन होती है। इसमें मजीद 2 टाइप्स हैं। पहली है खुनसा वाजे यानी डिसर्नेबल सेक्स। ये वो लोग हैं जिनकी सेक्स के बारे में थोड़ी छानबीन के बाद, थोड़ी एग्जामिनेशन के बाद पता लगाया जा सकता है। मसलन अगर इंटरसेक्स शख्स यूरिनेट करने के लिए मेल या फीमेल ऑर्गन का इस्तेमाल करता है, इसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि उसको किस कैटेगरी में डालना है। दूसरी कैटेगरी है खुनसा मुश्किल। इस कैटेगरी में वो लोग फॉल करते हैं जिन लोगों का सेक्स क्लियरली डिसाइड नहीं हो पाता, या जहां जेनिटेलिया बिल्कुल एम्बिगुअस हो और बायोलॉजिकल साइंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हो। इस्लामिक ज्यूरिस्ट के नज़दीक किसी भी शख्स की सेक्स डिटरमिन करना बहुत अहम है। इसका मतलब है कि अगर किसी शख्स की सेक्स के बारे में कन्फ्यूजन थी, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ये डिटरमिन हो गया कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसकी सेक्स के मुताबिक उसे सोशल और लीगल तौर पर ट्रांजिशन की इजाज़त दी जा सकती है। ये फैसले सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्गन्स को देखकर नहीं किए जाते, बल्कि हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जेनेटिक एनालिसिस होता है और बॉडी के फंक्शनल एस्पेक्ट्स को समझने के बाद किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि इंटरसेक्स के जो लोग होते हैं ना, उनकी किस्मत के बारे में अक्सर फैसला मजहब नहीं
बल्कि हमारा कल्चर और सोसाइटी कर रही होती है। आपने देखा होगा कि किस तरह हमारी सोसाइटी में ख्वाजा सराओं के साथ ट्रीटमेंट की जाती है। उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उनके कोई राइट्स नहीं होते, उन्हें जगह जगह पर इंसल्ट किया जाता है। ये तो था इस्लामिक पर्सपेक्टिव अबाउट इंटरसेक्स पीपल। लेकिन स्कॉट कूगल ने जो कौमे लूत की बात की, इसको भी ज़रा डिकोड कर लेते हैं। मेरे ख्याल में स्कॉट कूगल ने इन आयात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बिल्कुल गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। कुरान हकीम में बहुत ही क्लियरली होमोसेक्सुअलिटी को मना किया गया है। सूरह अल आराफ चैप्टर 7 वर्स 81, बेशक तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से जाते हो, बल्कि तुम लोग हद से गुजरे हुए हो। ये आयत साफ साफ अल्फाज में होमोसेक्सुअलिटी को कंडेम कर रही है, मना कर रही है। फिर है कुरान शरीफ का चैप्टर 26 वर्स नंबर 165-166, क्या तुम लोगों में से मर्दों से बदफेली करते हो और अपनी बीवियों को छोड़ते हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने बनाई हैं, बल्कि तुम लोग हद से बढ़ने वाले हो। ये आयत भी क्लियरली शो करती है कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी सख्ती से मना है। इसी तरह सूरह अनकबूत चैप्टर 29 वर्स नंबर 28 एंड 29, और लूत को याद करो जब इसने अपनी कौम से फरमाया, तुम बेशक बेहयाई का वो काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने ना किया। क्या तुम मर्दों से बदफेली करते हो और रास्ता काटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम को आते हो। इन आयात से साफ जाहिर है दैट होमोसेक्सुअलिटी इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। हम जिन्स परस्ती इस्लाम में सख्त मना है, और ना सिर्फ इस्लाम बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी इसको मना किया गया है। लेविटिकस 18:22, यू शैल नॉट लाई विद अ मेल एज विद अ वुमन, इट इज एन अबॉमिनेशन। तुम किसी मर्द के साथ उस तरह हम बिस्तर ना हो जाओ जिस तरह औरत के साथ होते हो, ये निजासत है। लेविटिकस 20:13, इफ अ मैन लाइज विद अ मेल एज विद अ वुमन, both of them have committed an abomination, they shall surely be put to death, their blood is upon them। बाइबल की ये आयत इस अमल को सिर्फ हराम नहीं कहती, बल्कि उस पर सजाए मौत का हुक्म भी देती है। देखें दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि ये बात तो यकीनी है कि इस्लाम में हम जिन्स परस्ती बिल्कुल मना है, नाजायज़ है, हराम है। लेकिन ऐसे में ये जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है, जो हर मुल्क हर मुआशरे में मौजूद है, इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अपनी बायोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। इस सवाल का क्या जवाब होगा, ये आपने खुद देना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।